Hello students, in this video we are going to talk about ionization enthalpy of D and F block elements. ओके हमने पिछले वीडियो में एटॉमिक साइज के सारे ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा। अब ये वीडियो में ये सेशन में हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का फॉर्मल डेफिनेशन क्या बोलता है? सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove the outermost electron from its shell in a gaseous state in an isolated atom. ओके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो ताकत लगेगा उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, उसका यूनिट होता है किलो जूल्स पर मोल, ये हमें पता है ऑलरेडी। अब ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है क्लास, वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है? तो बोलेगा सर सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्यों ऐसा? तो बोलेगा सर अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा विच मीन्स दैट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। बराबर है ये? तो अगर वो न्यूक्लियस से बहुत दूर बैठा हुआ है तो उसका न्यूक्लियस के लिए या न्यूक्लियस का वो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो देन यू कैन रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली विच मीन्स देर विल बी डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जा रहा है दिमाग में ये? दूसरा फैक्टर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का है, इट सेज दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेम ओल्ड स्टोरी आप समझो। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है मतलब रिपल्शन ज्यादा है, अगर रिपल्शन ज्यादा है दैट मीन्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। भाई अगर वो दूर चला गया न्यूक्लियस से तो उसका न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल सकते हो विच विल रिजल्ट इनटू लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो नेक्स्ट फैक्टर है which says that it is inversely proportional to number of shells। तो देखो ये भी बात सही है। अगर नंबर ऑफ शेल ज्यादा है दैट मीन्स जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर बैठा हुआ है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का उसके लिए अट्रैक्शन कम होगा विच विल रिजल्ट इनटू लेसर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जो चौथा फैक्टर है we say that it is directly proportional to effective nuclear charge। ओके क्यों ऐसा? तो बोलेगा सर वेरी सिंपल, अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इट विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन विद अ ग्रेटर पावर विच विल डिक्रीज द एटॉमिक साइज एंड विच विल इंक्रीज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो बेसिक ये चार फैक्टर्स के बारे में ही हमें पढ़ना है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे पढ़ना है? तो बोलने का सर जैसे आपने एटॉमिक साइज पढ़ा वैसे ही यहाँ पर भी हमें पढ़ना है। तो हमें 3D 4D 5D के बारे में पढ़ना है, ग्रुप वाइज पढ़ना है। तो ध्यान से सुनना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रुप वाइज ट्रेंड। तो पहले तो आप लिखोगे ग्रुप 3, फिर जो दूसरा ट्रेंड है वो ट्रेंड होता है 4 5 6 और ग्रुप नंबर 10 का। बराबर? और जो नेक्स्ट है लास्ट ट्रेंड वो बाकी सारे ग्रुप्स का रहेगा। तो इट इज 7 8 9 11 और 12, इनका ट्रेंड रहेगा। बराबर है ये? ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वो 3D 4D 5D का पूरा कहानी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखोगे ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। एंड सेम ओवर हियर आप लिखोगे 3D है, ये 4D है और ये 5D सीरीज। अब देखो ग्रुप थ्री में तो कोई इश्यू नहीं होता है ना? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज कम होता बढ़ता है, सॉरी एटॉमिक साइज बढ़ता है
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम हो जाएगा। बराबर है ये। ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका उल्टा होगा। फॉर ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10, डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज तो बढ़ रहा है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इट इज नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, तो इसलिए इसको हम यूनिक या स्पेशल केस बोलेंगे। तो जहाँ पे 4, 5, 6 और ग्रुप 10 के लिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, बढ़ते, एटॉमिक साइज बढ़ेगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 4D है और ये 3D है। ओके। और ये वाले ग्रुप्स के लिए दैट इज 7, 8, 9, 11 और 12, तो 5D का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। मतलब यहाँ से स्टोरी क्या निकलता है क्लास, स्टोरी ये निकलता है कि एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 3 5D सीरीज का जो एलिमेंट होगा ना, उसके ग्रुप में विल हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 3, अब कोई भी और ग्रुप ले लोगे ना तो उसमें 5D सीरीज के एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। ओके, एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 3। गया दिमाग में ये। तो अगर मान लो मैं रैंडमली आपको कुछ पूछ लूं कि स्कैंडियम, येट्रियम और लैंथेनम में आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करो, तो आप क्या बोलोगे, आप देखो इट फॉल्स इन ग्रुप 3। तो ये स्कैंडियम ले लिया, ये येट्रियम ले लिया और ये लैंथेनम ले लिया। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इस तरह से आपको ऑर्डर याद रखना है। अब मान लो मैंने ले लिया जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है वो ग्रुप 12 में आते हैं। और ग्रुप 12 में 4D सीरीज में जो है दैट इज जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, तो कैडमियम आएगा, फिर उससे कम आ जाएगा आपका जिंक का, और मर्क्यूरी का सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप कोई भी ग्रुप का निकाल सकते हो अगर आपको ये ट्रिक पता रहेगा तो। बराबर है ये। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आपके पास है टाइटेनियम, फिर आपके पास है जिरकोनियम एंड हॉफनियम, तो मान लो उनका अगर आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड निकालना है, तो आप ऐसा बोलोगे कि ग्रुप 4 ना, तो टाइटेनियम ले लो, फिर जिरकोनियम ले लो एंड हॉफनियम ले लो, ऐसा। तो इट फॉल्स इन ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 का ट्रेंड क्या है, 3D का एटॉमिक साइज 4D से कम, 4D का एटॉमिक साइज 5D से कम। तो देखो तीनों ट्रेंड्स के बारे में मैंने आपको एक एक एग्जांपल दे दिया। ओवर हियर आल्सो यू कैन क्रिएट मोर देन 40 एमसीक्यूज, क्योंकि एक ग्रुप में 4 एमसीक्यूज आप बना सकते हो। मिनिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो वैसे 10 ग्रुप से तो 40 एमसीक्यूज तो ऐसे ही हमने बना दिए। तो ये था ग्रुप वाइज डी ब्लॉक का। अब हमें किसका पढ़ना है क्लास, अब हमें पढ़ना है 3D सीरीज का। तो 3D सीरीज का है ना बहुत धमाकेदार ट्रेंड है। ओके, बहुत ही एकदम अलग ही ऑर्डर है 3D सीरीज का। तो ध्यान से देखना, तो वो स्टार्ट ऐसा होगा, वी विल हैव स्कैंडियम, then you have vanadium, then you have chromium, titanium, manganese, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयन और जिंक। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रहेगा ये आपको। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ओके। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एक हमने निमोनिक बनाया है, सिंस द वर्ल्ड कप वाज गोइंग ऑन एंड इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप, उसी के ऊपर है ये। ओके, तो अब ये इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे इसको,
सुनो विराट कमाल था, माना नहीं क्यों, माना नहीं क्यों, माना नहीं क्यों, ऐसे याद रखो, माना नहीं क्यों, कौन फिर जाने, ऐसे याद, कौन फिर जाने। तो देखो ऐसे आप याद रखो। तो इसमें दिस विल स्टैंड फॉर स्कैंडियम, then you have vanadium, then you have chromium, then T will stand for titanium, Mn will stand for manganese, Ni will stand for nickel, copper, then Co is cobalt। फिर मतलब आप ऐसे याद रखो, Fe है वो आयन, और Zn will be for zinc। सुनो विराट कमाल था, माना नहीं क्यों, कौन फिर जाने। बहुत अच्छा शॉर्टकट है, क्रिकेट से रिलेटेड है, आपको याद भी रहेगा। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। सुनो विराट कमाल था, माना नहीं क्यों, कौन फिर जाने। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब कुछ डेटा पॉइंट्स आपको याद रखना है कि अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट 3D सीरीज क्लास, तो आपको है ना मिनिमम और मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता होना चाहिए। तो 3D सीरीज में जो मिनिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो फर्स्ट एलिमेंट का है, दैट इज स्कैंडियम। और जो मैक्सिमम है वो है लास्ट एलिमेंट, दैट इज जिंक। बराबर है ये? ओके। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, मिनिमम इज फॉर स्कैंडियम, मैक्सिमम इज फॉर जिंक। और ये ना आप ऐसा इन जनरल रूल भी याद रख सकते हो। क्या है वो रूल? कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी सीरीज, तो उसका हमेशा मिनिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो। और जो लास्ट एलिमेंट होगा ना क्लास, लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका क्या होगा पता है? मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो वो 3D सीरीज के लिए भी वैलिड है। देखो फर्स्ट जो मिनिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो स्कैंडियम का है, और जो मैक्सिमम वाला है वो किसका है? जिंक का है। 3D सीरीज में ये पीरियड वाइज की बात चल रही है, ये पीरियड वाइज, इन अ पीरियड, इन अ पीरियड। क्लियर हुआ ये? तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। हमने वो ब्लॉक वाइज पूरा पढ़ लिया, 3D 4D 5D सारे ग्रुप्स का मैंने बता दिया। अब आप ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में तो सारे ग्रुप्स का डेटा दिया भी नहीं, बट सिंस इट इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेंड, मैंने आपको सारे ग्रुप्स का बता दिया है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज की सिर्फ आप हमारे क्लास नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो देन देर इज नो बडी इन द वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स, एंड यू योरसेल्फ कैन वेरीफाई बाय डूइंग द पीवाईक्यूज। आप हमारे सेशंस को अच्छे से गो थ्रू करो, नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो देन यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज ऑन योर ओन ओनली। ठीक है? चलो, तो ये हो गया, वो पढ़ लिया, फिर 3D सीरीज के बारे में पढ़ लिया हमने। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे अभी हमें कुछ एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना है। ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जेई मेंस में बहुत बार आ चुका है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। हमें कंपेयर करना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका? बोलेगा सर हम कंपेयर कर रहे हैं क्रोमियम का और मैंगनीज का। ठीक है? तो अ, अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलूं, तो ये क्रोमियम जो है, ये क्रोमियम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cr+ में कन्वर्ट होगा। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वो कहाँ जाएगा? Cr2+ में जाएगा। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कहाँ जाएगा? Cr3+ में जाएगा। अब मैंगनीज में देखो, मैंगनीज में
पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी में Mn प्लस बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा Mn2 प्लस, और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा Mn3 प्लस। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन देख लो फटफट। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2, बराबर। बट उसको हम लिखते कैसे हैं? हम ऐसे लिखते हैं, वी राइट इट एज d5s1। ओके। सिमिलरली मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है क्लास? इट इज आर्गन 3d5 4s2 होता है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? d5s2। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगा तो S में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो D5 हो जाएगा। क्यों S में से निकलेगा? क्योंकि सर वो 4s है और 3d है, तो 4s इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। फिर D5 का क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा, D3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? D5s1 हो जाएगा ये। फिर ये हो जाएगा D5, और ये हो जाएगा D4। अब देखो क्रोमियम और मैंगनीज, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अगर मैं आपको पूछूं, देखो यहाँ पे आएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे आने वाला है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE2 बोलेंगे इसको, और यहाँ पे आने वाला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। बराबर है ये? ओके। अब ध्यान से देखना, क्रोमियम D5S1 से D5 की तरफ आ रहा है, मतलब स्टेबल से मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ रहा है। तो किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा? क्रोमियम का ज्यादा होगा कि मैंगनीज का ज्यादा होगा? तो बोलेगा सर मैंगनीज का ज्यादा होगा, क्योंकि क्रोमियम वाले में तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देगा वो, क्योंकि वो स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ आ रहा है। और आप देखोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का तो ट्रेंड मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप चेक करो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है उसमें देखो, क्रोमियम यहाँ पे बैठा हुआ है और मैंगनीज यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, तो विच मीन्स दैट मैंगनीज का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, और वो आप कॉन्फ़िगरेशन से भी वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? तो बोलेंगे सर क्रोमियम D5S1 से D5 में आ रहा है, मतलब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आ रहा है। सी D5 इज मोर स्टेबल देन D5S1। ओके, तो अगर D5S1 से D5 वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, और अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे दिया तो दैट मीन्स उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम रहेगा। क्लियर हुआ है ये आप लोगों को क्लास? ओके। इसके बाद देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्रोमियम D5 से D4 आ रहा है, और अब मैंगनीज D5S1 से D5 की तरफ आ रहा है, तो दैट मीन्स मैंगनीज इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, chromium is moving from stable to unstable configuration. So second ionization enthalpy of chromium is more than that of manganese. और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, देखो मैंगनीज D5 से D4 आएगा, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ आ रहा है वो, तो भयंकर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगा। और ये आगे जाके ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पढ़ेंगे कि ये जो D3 होता है ना क्रोमियम के लिए, D3 जो होता है वो स्टेबल होता है। क्यों होता है वो थोड़ा सा मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वक्त भी बता दूंगा, बट अगर मान लो ये नहीं भी पता है तो आप मैंगनीज के पैरामीटर से कर सकते थे कि सर मैंगनीज में D5 से D4 आ रहा है, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल आ रहा है, तो भयंकर एनर्जी लगेगा। और ये जो डेटा मैंने आपको अभी बताया ना, वो उन्होंने ना पैराग्राफ फॉर्मेट में एनसीईआरटी में दिया है, विच इज सुपर डुपर कंफ्यूजिंग। तो ये मैंने पूरा रिएक्शन के फॉर्मेट में आपको दिया है, विच बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो एनसीईआरटी में दिया है ये, बट कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है। यहाँ से इस तरह से पढ़ोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, कॉन्फ़िगरेशन वाइज करना है, उससे डायरेक्टली आ जाएगा, रटना कुछ नहीं है भाई, कितना रट्टा मारोगे? आप कंसेप्ट को समझो। वाई मैंगनीज हैज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन क्रोमियम? तो बोलने का सर बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम D5S1 से D5 आ रहा है, मतलब स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ आ रहा है,
तो देन वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, मतलब कम ताकत लगेगा उसको। फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्रोमियम स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, मतलब D5 से D4 आ रहा है, तो इसलिए उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। और तीसरे में वही चीज मैंगनीज कर रहा है, D5 से D4 आ रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। ठीक है। चलो, अगर आपको ये समझा है क्लास, तो ये सेम हमें जो कंपैरिजन हमने किया वो अब हमें पढ़ना है मैंगनीज और आयन के लिए, मैंगनीज और आयन। ठीक है। तो मैंगनीज और आयन के लिए आप देखोगे तो मैंगनीज में ऑलरेडी बनाया हुआ है, Mn+ में जाएगा, फिर जाएगा वो Mn2+ में, और फिर जाएगा Mn3+ में। फिर ये है अपना आयन Fe+, फिर यहाँ पे आएगा Fe2+, और Fe3+। ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन देख लो, मैंगनीज का तो लिखा हुआ है D5S2, फिर आएगा D5S1, फिर आएगा D5 और D4। देखो वही लिखा है। आयन का होता है आर्गन 3D6 4S2, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है ना क्लास। तो आप लिखोगे D6S2, D6S1, D6, और ये हो जाएगा D5। अब वही चीज देखो, आप लिखोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। ठीक है। ओके। चलो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंगनीज में आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन वाइज, देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आपको ये ट्रेंड से ही पता चलेगा, आयन का ज्यादा होगा, क्योंकि मैंगनीज में आप देखो ना, स्टेबल से मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है। देखो D5S2 स्टेबल है और D5S1 भी स्टेबल ही है, तो कम ताकत में वो छोड़ सकता है ना इलेक्ट्रॉन को, बट आयन नहीं छोड़ पाएगा। बराबर है ये। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और मैंगनीज का हायर एटॉमिक साइज होता है, याद है मैंने बताया था, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, लूज पैक स्ट्रक्चर, D5 कॉन्फ़िगरेशन, हायर एक्सचेंज एनर्जी, तो मैंगनीज का साइज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ आयन। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है। तो देखो यहां से भी आप प्रूव कर सकते हो कि आयन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंगनीज का सेकंड देखो D5S1 से D5 आ रहा है, तो ये भी स्टेबल है, तो स्टेबल के लिए तो कम ताकत लगता है। और अब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो, मैंगनीज D5 से D4 आ रहा है, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल आ रहा है। वेरएस आयन जो है वो D6 से D5 आ रहा है, मतलब स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयन। जा रहा है क्या दिमाग में ये? ओके। चलो एक और कंपैरिजन करते हैं, एक और कंपैरिजन करते हैं क्लास। तो वन मोर कंपैरिजन इज ऑन योर वे। कॉपर का करते हैं, ठीक है, कॉपर का करते हैं। चलो कॉपर का, ये कॉपर और जिंक का करते हैं, ठीक है, विल डू कंपैरिजन ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ये कॉपर जाएगा Cu+ में, फिर वही कॉपर जाएगा आपका Cu2+ में, और ये जिंक जाएगा +1 में, और जिंक जाएगा +2 में। क्यों यहाँ पे हम थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर नहीं कर रहे? बोलेगा सर वो हम करेंगे, करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, जब हम वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि कॉपर के लिए सिर्फ +1 और +2 ही होता है, उसमें भी बहुत सारे केसेस हमें पढ़ने हैं। और जिंक के लिए तो सिर्फ +2 ही होता है, +1 वो सिर्फ हम कंपैरिजन के लिए लिख रहे हैं क्लास। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3D10 4S1। इसको लिखेंगे कैसे? D10
S1, और जिंक होता है एटॉमिक नंबर 30, तो 3D10 4s2, तो D10s2 लिखेंगे। अब +1 बोल दिया मतलब D10 हो गया, और ये हो जाएगा D10S1 हो जाएगा, ये S1 है, S1। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा D9, और ये हो जाएगा D10। अब देखो, अब देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ये ऑर्डर से आपको मिल जाएगा। अगर कॉपर और जिंक देखोगे तो बट ऑब्वियस है, कॉपर का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू जिंक। क्यों ऐसा? तो बोलेगा सर कॉपर में देखो ना, भर भर के D10S1 से वो D10 आ रहा है, मतलब स्टेबल से मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है ना? तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है, तो इट कैन इजीली लूज एन इलेक्ट्रॉन, इट कैन इजीली लूज एन इलेक्ट्रॉन। जा रहा है दिमाग में ये? ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये देखो कॉपर D10 से D9 में आ रहा है, ओके, बट जिंक D10S1 से D10 में आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है कॉपर का सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक से ज्यादा होगा, बट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक का कॉपर से ज्यादा होगा। देखो कितने सारे वेरिएशन है। ओके, तो ये कंपैरिजंस आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पूरा 3D सीरीज का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, हमने कुछ कंपैरिजंस पढ़े, हमने ग्रुप वाइज ट्रेंड पढ़ा। अब आपको है ना सिर्फ लैंथेनॉइड्स का एक डेटा पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान दो। जो हम एक डेटा पढ़ना है हमें, तो द डेटा सॉरी, द डेटा सेज दैट कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है IE1 एंड IE2 of lanthanoids of lanthanoids is similar to that of calcium। मतलब ये डेटा है जो आपको याद रखना है कि लैंथेनॉइड्स का जो फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैल्शियम जैसा रहेगा, कैल्शियम जितना, मतलब वही रेंज में रहेगा, वैसा कहने का मतलब वो है। और दूसरा कि जो IE3 है, लैंथेनॉइड्स का ही बात चल रहा है, ठीक है, लैंथेनॉइड्स का ही बात चल रहा है, इज सिमिलर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम, टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। बराबर, ये डेटा पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। एक्टिनॉइड्स का एज सच कोई डेटा आपको उतना याद नहीं रखना है, बट आप ऐसा ये याद रख सकते हो, एक्टिनॉइड्स मतलब थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक एटॉमिक साइज जो है वो कम ही हो रहा है, बिकॉज आप एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगा, तो एटॉमिक साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ उतना याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है लैंथेनॉइड्स में भी वही होगा। देखो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होने के कारण एंथैल्पी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और ये दो डेटा पॉइंट्स याद रखना है। और एक्टिनॉइड्स में भी वही याद रखोगे जो लैंथेनॉइड्स में हमने बोला कि लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो एटॉमिक साइज मार्जिनली डिक्रीज होते जाता है ना, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। पर आपको उसका एज सच कोई स्पेसिफिक डेटा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसा वो लोग पूछ सकते हैं कि गैडोलीनियम का जो मान लो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज्यादा क्यों है या बहुत कम क्यों है, ऐसा कोई क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। ओके, कि कम किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों है या ज्यादा क्यों है, तो वो आपको कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा। और कुछ स्पेसिफिक लैंथेनॉइड्स का हम पढ़ने वाले हैं जब हम लैंथेनॉइड्स का टॉपिक करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो चलो लेट्स हैव अ क्विक समरी ऑफ व्हाट वी हैव डन इन दिस टॉपिक। सबसे पहले हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है वो देखा, वो कौन से चार फैक्टर्स पे डिपेंड होता है वो देखा। फिर हमने ब्लॉक्स का ट्रेंड पढ़ा कि 3D मतलब ग्रुप 3 में क्या हो रहा है, 4 5 6 10 में क्या हो रहा है,
7 8 9 11 12 में क्या हो रहा है वो पढ़ा, कुछ हमने उसके एमसीक्यूज किए। फिर 3D सीरीज के बारे में हमने पढ़ा। 3D सीरीज का आपको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 3D सीरीज का, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। तो उसका मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया, निमोनिक दिया, विच सेज सुनो विराट कमाल था, माना नहीं क्यों कौन फिर जाने। सुनो विराट कमाल था, माना नहीं क्यों कौन फिर जाने, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर मिनिमम और मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3D सीरीज में हमने डिस्कस किया इन अ पीरियड। मैक्सिमम मिनिमम कौन से एलिमेंट का होता है वो हमने देखा। फिर हमने कंपैरिजंस किया। नाउ दिस कंपैरिजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमियम और मैंगनीज का, मैंगनीज और आयरन का, कॉपर और जिंक का। तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे वो लोग क्रोमियम का, आप ऐसा कर सकते हो, क्रोमियम इज D5S1 बराबर। तो वाई क्रोमियम हैज अ वेरी हाई, अनएक्सेप्शनली, यू नो वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। why the second ionization enthalpy of chromium is very high? तो बोलेंगे कि सर बहुत सिंपल है, फॉर अ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम कहाँ से कहाँ जाएगा, D5 से कहाँ जाएगा बताओ, D5 से वो जाएगा D4। मतलब स्टेबल से वो कहाँ जा रहा है, अनस्टेबल जा रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि उसका सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से ज्यादा रहेगा। अब ध्यान से सुनना, for a particular element, ionization enthalpy 3 will be always greater than ionization enthalpy 2, and which will be greater than ionization enthalpy 1। ठीक है, for a particular metal। तो जब मैं ये बोलता हूँ ना तो तुरंत बच्चे बोलते हैं कि सर तो फिर आपने वो क्रोमियम का क्वेश्चन ही क्यों करवाया, विच सेज दैट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भयंकर ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, मुझे ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होता है। वो यूनिवर्सल लॉ है बराबर। कुछ कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं होता है, बट वो यूनिक केसेस की बात नहीं चल रही है। इन जनरल द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो आपको पता होना चाहिए, बराबर है ये। अब क्रोमियम के लिए जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा ना, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से भयंकर ज्यादा होगा। देखो नॉर्मली ज्यादा ही होना चाहिए, बट ये भयंकर तरीके से ज्यादा होगा। जस्ट एन एग्जांपल, मान लो क्रोमियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 500 है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 600 हो, 650 हो। बट इसका तो कुछ भयंकर ही ज्यादा है, 900 1000 तक है। तो देखो, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से तो ज्यादा ही है, बट वो जो इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो क्रोमियम के लिए भयंकर होगा, बिकॉज वो स्टेबल से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. So this is the entire thing that we have to discuss for ionization enthalpy. When we meet in the next session, maybe we will start with melting point का trend, which is also a very important data, very important trend. Okay, तो अब तक हमने atomic size किया, हमने ionization enthalpy किया, और ये दोनों के पहले हमने पूरा electronic configuration पढ़ा। So if you stay connected with such sessions, आप क्लास नोट्स पढ़ोगे, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, there is nobody in the world who can stop you from getting good marks. So until we meet next time, take care, study well, and Jai Shri Krishna class.